हेलो मेरे प्यारों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आ गए यार, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने। लिखा हुआ है देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट वी गेट इजीली, एवरीथिंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो आसानी से मिल जाए। हर चीज को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए हम और आप मिलकर इंग्लिश सीखने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। आइए बात करेंगे आज लेसन 2 की। लेसन 2 में पढ़ना है हमें कंजक्शन के बारे में। भाई क्या है कंजक्शन? कंजक्शन समुच्चय बोधक या अव्यय बोलते हैं हिंदी में। ज्यादा कुछ नहीं है, बस छोटा सा कंसेप्ट है इसका, ठीक है। और ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। तो चलिए वन बाय वन एग्जाम्पल को देखेंगे। पहले सीखेंगे कंजक्शन होता क्या है, उसके बाद वन बाय वन एग्जाम्पल देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भाई ये सारे क्या होते हैं, कंजक्शंस होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए, कंजक्शन बताया मैंने आपको समुच्चय बोधक या अव्यय बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, पहले समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं। कंजक्शन ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं और इस तरह वाक्य छोटा भी हो जाता है और अर्थ भी नहीं बदलता है, ठीक है। आइए जरा समझाने का प्रयास करता हूं। तो भाई देखो, कंजक्शन क्या है? कंजक्शन एक वर्ड है या सेट ऑफ वर्ड है। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, कंजक्शन इज अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड भी बोल सकते हो आप, ठीक। कंजक्शन इज अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड दैट कनेक्ट्स, जोड़ता है, टू वर्ड्स और टू सेंटेंस यूज टू कोऑर्डिनेट वर्ड्स इन द सेम क्लॉज। चलिए, तो क्या मतलब रहा भाई? कंजक्शन या तो वर्ड हो सकता है या सेट ऑफ वर्ड हो सकता है, जो क्या करेगा, दो वर्ड को जोड़ेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, ठीक है, क्लियर। और हम कह सकते हैं क्या, यूज क्या आता है, कोऑर्डिनेट करने के लिए वर्ड इन द सेम क्लॉज, ठीक है। क्लॉज के बारे में आपको पीछे बता रखा है बहुत बार। चलिए आगे बात करेंगे। इसको अगर थोड़ा सा और शॉर्ट में हो चाहें तो क्या बोल सकते हैं, इट शॉर्टेंस द सेंटेंस विदाउट अ चेंजिंग इन मीनिंग और सेंस। तो बहुत लोग ये मीनिंग याद रखते हैं, आप भी चाहें तो याद रख सकते हैं। थोड़ा इजी पड़ता है, शॉर्ट पड़ता है। क्या? इट शॉर्टेंस द सेंटेंस विदाउट अ चेंज इन मीनिंग और सेंस। मतलब कंजक्शन क्या है भाई? ऐसे वर्ड हैं या सेट ऑफ वर्ड हैं जो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं या दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो कि उसी क्लॉज में वर्ड और सेंटेंस के बीच में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं, मतलब जोड़कर छोटा करते हैं, ठीक। शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो इट शॉर्टन द सेंटेंस विदाउट अ चेंजिंग इन मीनिंग। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, क्या है, वर्ड या सेट ऑफ वर्ड है जो दो वर्ड या दो सेंटेंस जोड़ता है बिना उनके मीनिंग में बदलाव किए। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जरा, कह रहा है अगर मैं कहूं राम अच्छा है और फिर कहूं कि मोहन भी अच्छा है, तो जब दोनों अच्छे हैं तो क्यों ना कहूं कि राम और मोहन अच्छे हैं। ऐसा कहने पर वाक्य छोटा हो जाता है और अर्थ भी नहीं बदलता। यहां पे और क्या है, कंजक्शन, ठीक है। तो भाई क्या कह रहा है, यहां पे देखो दो सेंटेंस को जोड़कर छोटा किया है और उससे उसका मीनिंग भी नहीं बदला। और जोड़ा किसने है? इस और ने जोड़ा है। तो ये और क्या हो गया हमारे लिए, कंजक्शन हो गया। यही बात देखो यहां पे लिखी गई है, इफ आई से राम इज अ गुड एंड देन आई से मोहन इज ऑल्सो गुड, आई मेड टू सेंटेंसेज। मैंने क्या बनाया भाई, दो सेंटेंस बनाया। लेट मी मेक इट वन बाय जस्ट सेइंग राम एंड मोहन आर गुड यूजिंग एंड आई शॉर्टन द सेंटेंस, हेंस एंड इज कंजक्शन। तो देखो भाई, मैंने एंड का इस्तेमाल करते हुए, देख रहे हो, राम एंड मोहन, तो मैंने क्या कर दिया, सेंटेंस को छोटा कर दिया बिना इसके मीनिंग में चेंज किए हुए। तो इसीलिए क्या कहेंगे, एंड क्या है, कंजक्शन है, ठीक है। क्लियर? आई थिंक बात समझ में आई होगी क्या कंजक्शन क्या होता है। आइए जरा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जरा, कह रहा है राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। देखो राम एंड, देखो कंजक्शन है, श्याम आर गुड फ्रेंड्स। तो कंजक्शन क्या रहा यहां पर, एंड, क्योंकि एंड जोड़ रहा है। कह रहा है आप ये या वो किताब ले सकते हैं, यू मे टेक दिस बुक और डेट बुक। यहां पे देखो और जोड़ रहा है इनको, तो ये क्या होगा, ये आपका कंजक्शन है।
क्लियर है, समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए अगली बात करेंगे नेक्स्ट की बट। बट भी क्या है, एक तरह का कंजक्शन है। देखिए जरा एग्जाम्पल देखेंगे, कह रहा है राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं लेकिन या पर वो एक दूसरे से लड़ते हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। देखो यहां तक कुछ नहीं जोड़ा गया। देखो ये अगर इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखोगे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, तो यहां तक कुछ भी नहीं हुआ है, कोई जोड़ने वाला वर्ड नहीं आया है। बट देखो ये आ गया ना, बट यानी लेकिन, बल्कि या सिवाय इसका मतलब होता है बट दे फाइट विद ईच अदर। देखो यहां से देखो ये पूरा पार्ट अलग है और ये पूरा पार्ट आप जो देख रहे थे ऊपर वाला ये अलग था। ठीक है, जोड़ कौन रहा है इनको? बट। तो बट क्या यहां पर? कंजक्शन है। ठीक है, चलिए वह बहुत समझदार है लेकिन वो गरीब है। वह बहुत समझदार है लेकिन वह गरीब है। देखो भाई ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट, देखो क्या है बट, यहां आपको जोड़ रहा है दोनों को। देखो ही इज पुअर, वह गरीब है, और ही इज वेरी इंटेलिजेंट, दोनों को जोड़ रहा है, तो बट क्या हो गया हमारा? कंजक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई मैं तुम्हारे घर के सिवाय कहीं भी जा सकता हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं पर तुम्हारे घर नहीं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, बस बदल के बोला गया है। देखो आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम, तुम्हारे घर नहीं। ठीक है, तो बट यहां पर क्या हो गया? देखो बट का प्रयोग ना हम अलावा के या सिवाय के लिए भी करते हैं, तो यहां पर जो बट का अलावा है ना, अलावा हुआ है कि मैं तुम्हारे घर के अलावा कहीं भी जा सकता हूं, तो बट यहां क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, इसलिए कंजक्शन है। कह रहा है मैं कुछ भी कर सकता हूं सिवाय तुम्हें पीटने के। आई कैन डू एनीथिंग बट, देखो बीट यू। ठीक है, तो बट क्या है? कंजक्शन है। आई थिंक पहचानना सीख गए आप लोग। ठीक है, कि भाई कंजक्शन क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए। कह रहा है ही कैन ईट एनीथिंग बट चिकन, ही कैन ईट एनीथिंग बट चिकन, तो यहां पे बट क्या है? जोड़ रहा है भाई वो कुछ भी खा सकता है, लेकिन या सिवाय या अलावा जो भी लगा सकते हो, सेंटेंस में फिट बैठता है, लगा सकते हो आप। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे कंजक्शन क्या रहा? बट। चलिए अब देखो जरा एक नोट ध्यान रखेंगे। कह रहे सिवाय या अलावा वाले वाक्यों में जहां पे क्या है? सिवाय या अलावा, देखो यहां पे है ना अलावा, सेंटेंस में बट की जगह हम ना एक्सेप्ट का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं, जैसे कि माना सेंटेंस में देखो चेंज कर रहे हैं इसी में, आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम, इसी को बदले क्या बोलेंगे? आई कैन गो एनीवेयर एक्सेप्ट योर होम। ठीक है, छोड़कर होता है, उसको छोड़कर। ठीक है, कहते हैं ना आई कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट डाइंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं मरने को छोड़कर। ठीक है, क्लियर, बात समझे? तो ये जो वर्ड देख रहे हैं, देखो बट एक ही मतलब है, कभी लेकिन, बल्कि, सिवाय या अलावा, इन सब में बट का प्रयोग किया जाता है। और मैं बताया आपको नोट में कि बट की जगह अगर सेंटेंस में क्या हो? सिवाय या अलावा हो, तो आप एक्सेप्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हिंदी में दिखाई देगा आपको, सिवाय और अलावा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई बल्कि, अच्छा बताया मैंने, ये भी मतलब होता है बट का। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। कह रहा है यह पेन नहीं बल्कि पेंसिल है, तो कैसे इसको बनाएंगे? दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। देखो यहाँ पे बट आया, यहां बट का मतलब लेकिन है। कह रहा है राम बेवकूफ नहीं है बल्कि एक समझदार लड़का है। राम बेवकूफ नहीं बल्कि एक समझदार लड़का है, तो यहां भी देखिए हम बट का प्रयोग करेंगे। राम इज नॉट अ फूल बट अ वाइज गाय। ठीक है, तो बट क्या है यहां पर? कंजक्शन है। कह रहा है ही वॉज नॉट स्कोल्डेड बट बीटन, उसे डांटा नहीं बल्कि पीटा गया है। ठीक है, कह रहा है आई हैड नॉट बीन गिवन अ पेन बट अ पेंसिल, मुझे पेन नहीं बल्कि पेंसिल दी गई थी। ठीक है, चलिए अब देखो जरा यहां पे किसको देख रहे हैं हम? फॉर, एस, बिकॉज या सिंस। फॉर, एज, बिकॉज या सिंस, इन सबको देखेंगे, मतलब होता है क्योंकि या चूंकि। कह रहा है जब भी वाक्य में क्योंकि या चूंकि का प्रयोग होता है तो इन चारों में से किसी एक का भी प्रयोग किया जा सकता है, पर एक महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि या चूंकि के लिए बिकॉज का प्रयोग केवल वाक्य में बीच में होता है। यानी अगर बिकॉज का प्रयोग करना है आपको तो बीच में ही करना होगा, और सिंस का प्रयोग केवल वाक्य के शुरुआत में होता है।
अब जरा बात समझ लो क्या कह रहा है। ये जो आप देख रहे हो फॉर, एज, बिकॉज या सिंस, इनका प्रयोग अगर सेंटेंस के अंदर क्योंकि या चूंकि दिया हुआ है तो आप इनका इन चारों का प्रयोग कर सकते हो। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि बिकॉज हमेशा सेंटेंस के बीच में ही आता है और सिंस हमेशा शुरू में ही आता है। इस बात का को खासा ख्याल रखना है। देखो यही बात यहां पे भी कही गई है, वी कैन यूज एनी ऑफ दीज फोर बट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिकॉज इज द यूज्ड ओनली इन द मिडिल पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड सिंस इज ओनली एट द बिगनिंग। वही कह रहा है, सिंस शुरुआत में और बिकॉज बीच में यूज होता है। चलिए देखते हैं जरा। कह रहा है क्योंकि या चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। अब देखो यहां पर आप क्या लगा सकते हैं, सिंस, एज, फॉर। अब देखो यहां पे सिंस, एज, फॉर तो आया लेकिन बिकॉज नहीं आया, क्योंकि बिकॉज सेंटेंस के बीच में प्रयोग होता है और यहां हमें शुरुआत में दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंस, एज या फॉर तीनों में से कोई भी एक प्रयोग कर सकते हैं आप। आई वॉज अनवेल हेंस आई डिडंट कम। ठीक है, मैं नहीं आया क्योंकि या चूंकि मैं बीमार था। अब देखना जरा, आई डिडंट कम बिकॉज, देख रहे हो बीच में है और यहां स्पेस होगा। ठीक है, ये हटाई दो उसको। ठीक है, आई डिडंट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल। ठीक, बात समझे। चलिए, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, आई डिडंट कम फॉर आई वॉज अनवेल। देखो क्योंकि बीच में है तो हम बिकॉज का प्रयोग कर रहे हैं, यहां पर हम सिंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और फॉर का हम प्रयोग कर रहे हैं। चलिए कराएं, इफ वी यूज फॉर इन द मिडल वी नीड टू प्लेस अ कॉमा जस्ट बिफोर इट। अगर देखो हमने कहीं बीच में फॉर का प्रयोग किया हुआ है तो फॉर से ठीक पहले हमें एक कॉमा लगाना पड़ेगा। चलिए जरा कुछ बातों पर ध्यान दें। मैंने कहा क्योंकि और चूंकि के लिए क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं हम, चार चीजें बताई मैंने आपको कि भाई सिंस प्रयोग कर सकते हैं, एज प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज प्रयोग कर सकते हैं और फॉर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, ये हमेशा शुरू में प्रयोग होता है, ये हमेशा बीच में प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन फॉर और एज को हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर का प्रयोग हमने सेंटेंस के बीच में किया है तो उससे पहले कॉमा लगाना पड़ेगा। यही बात यहां पर कह रहा था। आइए जरा बात को आगे समझते हैं। आइए अगला है ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल। ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल, इन पांचों का मतलब क्या होता है भाई, भी। ठीक है, क्लियर है। कह रहा है ऑल्सो, टू और एज वेल। ध्यान देना, ऑल्सो, टू और एज वेल का प्रयोग पॉजिटिव वाक्य यानी पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। सर पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नो और नॉट का प्रयोग नहीं किया गया हो उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा, आइदर का प्रयोग उन नेगेटिव वाक्यों में क्या आता है जिनमें कि भाव प्रस्तुत हो, जैसे मैं भी अच्छा नहीं हूं और तुम भी बर्गर नहीं खा सकते। ये हूं इसका पार्ट है। ठीक है, थोड़ा स्पेस हो गया, ध्यान इग्नोर कीजिएगा। चलिए, तो आइदर का प्रयोग हम कहां कर सकते हैं भाई, क्या बोल रहा है, आइदर का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है और जिसमें भाव प्रकट हो, क्या हो। अच्छा, इवन का जो प्रयोग है ना, ये दोनों में कर लेते हैं हम, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। क्लियर है, इवन का प्रयोग हम दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए तो बेगा जरा क्लियर कर दूं फिर से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भाई ऑल्सो है, टू है या एज वेल है, इनका प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। आइदर का प्रयोग हम नेगेटिव में करते हैं जिनमें भाव व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर। और इवन का प्रयोग हम दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, और देखो यहां पर लिखा भी गया है, पॉजिटिव सेंटेंस सिंपल मीन्स सेंटेंस इन विच नॉट इज नॉट यूज्ड इवन इफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस। वही बोल रहा है कि भाई सिंपल सेंटेंस हो, चाहे क्वेश्चन क्यों ना पूछ रहा हो, लेकिन उसमें नो और नॉट अगर नहीं लगता है तो क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, मेनली जाने का है नो और नॉट का प्रयोग ना हुआ हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बात है, जरा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है ऑल्सो इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब। यानी
जो मेन वर्ब है उससे पहले करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। ठीक है, करेक्ट। टू एज वेल आइदर का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। कहाँ भाई? टू एज वेल और आइदर, टू एज वेल और आइदर का प्रयोग एंड में होता सेंटेंस के। ठीक है, कह रहा है इवन इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो इवन का प्रयोग है वो सेंटेंस के बीच में होता है, और इवन का प्रयोग कहाँ नहीं होगा भाई? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। ठीक है, एक बार जरा मैं आपको बता दूं, मैंने फिर से क्या बोला, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। मैंने कहा कि भाई ऑल्सो का प्रयोग कहाँ होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। ठीक है, और मेन वर्ब से पहले होगा, मतलब इनके बीच में होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। अच्छा, मैंने बताया आपको कि भाई टू एज वेल और आइदर हमेशा अंत में यानी लास्ट में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इवन का प्रयोग एकदम स्टार्टिंग में होता है। क्या होता है? स्टार्टिंग में होता है। ठीक, समझ गए? कोई दिक्कत? और इवन का जो प्रयोग है प्रश्न पूछने वाले वाक्य है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, बात समझ गए? तो आइए जरा अब देखते हैं अगला। कह रहा है मैं भी अच्छा हूं, तो क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि नो और नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। तो क्या बोलेंगे? आई एम गुड टू। देखो लास्ट में लगाया ना, आई एम ऑल्सो गुड। अब देखो यहां देखो हेल्पिंग वर्ब एम है, इसके ठीक बाद ऑल्सो का प्रयोग हुआ है। कह रहा है आई एम गुड एज वेल या स्लैश इवन आई एम गुड, दोनों तरह से बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं आई एम गुड एज वेल, ठीक है, या स्लैश इवन आई एम गुड, दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इवन का प्रयोग हम स्टार्टिंग में कर सकते हैं। ठीक है, बस इवन का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव है, कह रहा है मैं भी अच्छा नहीं हूं। देखो यहां पे क्या है? फीलिंग को व्यक्त कर रहा है। क्या कर रहा है? फीलिंग को व्यक्त कर रहा है। तो देखिए बताया था मैंने, यहां पर आइदर का प्रयोग करते हैं। कह रहा है आई एम नॉट गुड आइदर। ठीक है, और बताया था इवन का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है, तो यहां इवन आई एम नॉट गुड, ये भी आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए बताया था मैंने इवन का प्रयोग दोनों में होता है, पीछे भी 2 स्लाइड पहले। ठीक है, और आइदर का प्रयोग तो नेगेटिव के अंदर ही होता है जहां भाव प्रकट हो रहा हो। ठीक, आइए जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और। देखिए भाई कह रहा है क्या तुम भी वहां नहीं थे। देखो नेगेटिव भी है इंटेरोगेटिव भी है, दोनों है, नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? वर यू नॉट देयर आइदर, वर यू नॉट देयर आइदर। ठीक है, आइदर क्यों? नेगेटिव है और आइदर हमेशा लास्ट में लगता है। सर यहाँ पे इंटेरोगेटिव सॉरी इवन भी तो प्रयोग कर सकते हैं, तो ये बताया था मैंने आपको कि इंटेरोगेटिव अंदर इवन प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, देखो जरा लिखा भी हुआ है, कह रहा है इस सेंटेंस में नॉट है इसलिए मैं इवन का प्रयोग कर सकता हूं या फिर आइदर का, पर हमें पता है कि इवन का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं हो सकता, इसलिए आइदर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि देखो नेगेटिव में इवन तो लगा सकते हैं लेकिन इंटेरोगेटिव में प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए इवन का पत्ता कट गया, हमने आइदर लगाया। आइदर लगता है लास्ट में। चलिए मैं भी फल पसंद नहीं करता, तो देखो नेगेटिव है, क्लियर। अब यहां पर देखो इंटेरोगेटिव नहीं है, तो यहां पर इवन आइदर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। देखो आई डोंट लाइक फ्रूट्स आइदर या इवन आई डोंट लाइक फ्रूट्स, दोनों का प्रयोग ठीक होगा। याद रखना आइदर लास्ट में और इवन शुरू में, ध्यान रखना। कह रहा है वे भी मेरे साथ नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों ही प्रयोग हुआ। कह रहा है दे आर नॉट विद मी आइदर या इवन दे आर नॉट विद मी, इवन दे आर नॉट विद। आगे बढ़े भाई, देखें जरा, देखो जरा। सो हैंस फोर्थ हैंस डेट्स वाई देयर फोर डेट्स द रीजन, इन सब के लिए अगर ध्यान से देखो तो क्या है? इसलिए का प्रयोग किया है, इसलिए का प्रयोग किया गया है। तो मतलब इसलिए जब आएगा सेंटेंस में तो इन सब में से हम कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। जरा देखिए, मैं गया इसलिए तुम आए, तो आई वेंट सो यू केम, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो आई वेंट हेंस यू केम,
ये बदल के बोलना है, आई वेंट henceforth you came। नेक्स्ट हो सकता है आई वेंट that's why you came, या आई वेंट that's the reason you came। ठीक है, तो इन सभी तरीकों से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो so, hence, henceforth, that's why, therefore या that's the reason का क्या मतलब हुआ हिंदी, इसलिए। चलिए देखिए जरा बात करेंगे अगला, as और प्लस क्या है, एन एडजेक्टिव और प्लस एज। ठीक है, क्लियर, या बोल सकते हो उतना प्लस कोई विशेषण प्लस जितना। ठीक है, तो एज प्लस एडजेक्टिव आएगा और प्लस एज होगा। ठीक है, चलिए देखो जरा, एज टॉल एज, ध्यान से देखना, ये टॉल विशेषता है, एडजेक्टिव है। ठीक है, लंबाई क्या है, विशेषता है। तो देखो फॉर्मेट क्या है, एज है, एक एडजेक्टिव है और एज है। तो देखो एज टॉल एज। ठीक है, क्लियर, उतना लंबा जितना अमित है। ठीक है, या आप इसको क्या बोल सकते हो, अमित के जितना लंबा। ठीक है, चलिए कह रहा है एज शॉर्ट एज राकेश। ध्यान देना यहां पर क्या है, विशेषता है। तो कह रहा है एज शॉर्ट एज राकेश, यानी उतना छोटा जितना राकेश है। ठीक है, कह रहा है एज बिग एज योर हाउस, एज बिग एज योर हाउस, उतना बड़ा जितना तुम्हारा घर है। यहां पर एकदम क्लियर लिखा हुआ है, आप समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ सकते हो, वैसे तो आप लोग को समझ में आ ही जा रहा है। ठीक है, चलिए कह रहा है एज ब्लैक एज कोल, उतना काला जितना कोयला है। ठीक, कह रहा है एज रेड एज ब्लड, उतना लाल जितना खून है। एज ब्यूटीफुल एज यू, उतनी सुंदर जितनी तुम। एज स्ट्रॉन्ग एज माई डैड, उतने मजबूत जितने मेरे पापा हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखो जरा क्या बोल रहा है, कह रहा है तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो, यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई। अगला है राम उसके जितना पागल नहीं है, राम इज नॉट एज मैड एज ही इज। ठीक है, क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो, कैन यू सिंग एज गुड एज आई कैन। देखो सब में क्या है, यहां बीच में क्या है, एक क्या है, विशेषण यानी एडजेक्टिव है। ठीक है, कह रहा है क्या तुम मेरी उम्र के हो, आर यू माई एज, आर यू माई एज, या आप इसको बोल सकते हो आर यू एज ओल्ड एज आई एम, आर यू एज ओल्ड एज आई एम। दो तरीके से आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमने यहाँ पे एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का एग्जाम्पल देखा। अब बात करेंगे एज की, सिंपल एज की। अच्छा, क्या मतलब होता है भाई, जैसा, के तौर पर या के नाते। ठीक है, इन सब के लिए प्रयोग करते हैं हम एज का। जैसे जैसा आप कहें एज यू से, जैसी आपकी मर्जी एज यू विश, जैसा आपने कहा मैंने किया आई डिड एज यू सेड। ठीक है, मैं यहां मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूं, तो आई एम वर्किंग हेयर एज मैनेजर। ठीक है, एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने बच्चों को सफलता की राह दिखाऊं। कह रहा है एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी दैट आई गाइड माई स्टूडेंट टू सक्सेस, और बीइंग अ टीचर इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी या एन ऑब्लिगेशन दैट्स गाइड माई स्टूडेंट टू सक्सेस। ठीक है, तो ये इन तरीकों से आप बोल सकते हो, कोई भी तरीका समझ से यूज कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, एज वेल एज। एज वेल एज कह रहा है राम पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं, तो राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर एज वेल एज दो सब्जेक्ट के बीच में आया हो तो हेल्पिंग वर्ब से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। ठीक है, क्या समझा रहा हूं बताऊंगा बाद में। देखो क्या मैंने बोला है कि अगर देखो एज वेल एज आया है, ठीक है, ज्वाइनिंग क्या कर रहा है, दो सब्जेक्ट को, तो इन अ सेंटेंस देन हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा, जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, इज यूज टू एज पर द फर्स्ट सब्जेक्ट। अब देखो राम पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं,
तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है, तो इस केस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग ही लगता है, इसलिए बना है राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखने का प्रयास करेंगे इसके साथ में ही। देखो जरा, अब मैं आपको बेटर अंडरस्टैंड करूंगा बात से। कह रहा है वो साथ ही साथ उसके दोस्त भी अच्छे हैं। देखो यहां पर दो सब्जेक्ट हैं, एक तो ही यानी वो और उसके हिज फ्रेंड्स। अब देखो कह रहा है आपको लगेगा कि हेल्पिंग वर्ब इज नहीं बल्कि आर लगना चाहिए क्योंकि उसके दोस्त हैं, पर रूल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट यानी ये जो सब्जेक्ट था ना इसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो क्या बनेगा? ही के साथ हमेशा इज का प्रयोग करता है, तो क्या बनेगा? ही एज वेल एज हिज फ्रेंड इज गुड। ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत है? चलिए कह रहा है मैं साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहाँ है। अब देखो मैं यहाँ पर है ना आई, तो आई के साथ लगता है हमेशा एम लगता है, तो देखो यहाँ पे आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे एम है ना हेयर। ठीक? कह रहा है वो साथ ही साथ उसके 3 भाई भी जा रहे हैं। अब देखो वो मतलब ही, और ही के लिए क्या आता है? इज आता है। ठीक है? आर लगा देंगे तो गलत जाएगा यहाँ पे। ही एज वेल एज हिज 3 ब्रदर्स इज गोइंग। ठीक है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है एज सुन एज या द मोमेंट, जैसे ही। एज सुन एज या द मोमेंट दोनों मतलब क्या होता है? जैसे ही। कह रहा है जैसे ही वो आया मैं चला गया। एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट, या इसको आप बोल सकते हो द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट। द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट। ज्यादातर मैं ये प्रयोग करता हूँ बोलने वगैरह में, आप कोई भी प्रयोग कर सकते हो जो आपको याद रहता है। मेरे घर आ जाना जैसे ही पापा आ जाए, तो क्या बोलेंगे? कम टू माई होम द मोमेंट डैड कम्स। ठीक है? या आप बोल सकते हैं कम टू माई होम एज सून एज डैड कम्स। ठीक? अगला है जितनी जल्दी हो सके चले जाओ, गो एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है? तो देखो भाई एग्जाम्पल्स और भी हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, वरना ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप लोग वीडियो बंद करके भाग जाएंगे। ठीक है? चलिए तो बाकी बात करेंगे कल। इसके नेक्स्ट पार्ट में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स रह गए हैं। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपने आज कंजक्शन के बारे में जाना होगा और कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। कल और देखेंगे, एक बार और एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो को शेयर कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मिलते हैं कल, और आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया पर हर जगह हम फॉलो कर सकते हैं, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर काम ना करे तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं एजुकेशनल एम्बेसी। ठीक है? क्लियर? आपको ये लोगो मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक? चलिए मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।